सो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक ऑल्टरनेटिंग करंट है एंड टुडे इज डे 28 ऑफ दिस क्रैश कोर्स लॉकडाउन। टॉपिक में आपको जो है पढ़ के एक बार सुना दूं। एसी एंड डीसी करंट, इक्वेशन एंड ग्राफ ऑफ एसी, मीन वैल्यू ऑफ एसी, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, पावर इन एसी सर्किट, टिप्स पॉइंट्स फॉर सर्किट, 7 डिफरेंट एसी सर्किट। इसमें जो ये टिप्स पॉइंट्स फॉर इस सर्किट है, ये बच्चों अगर आपको जो है अच्छे से आता है, क्लियर है, आपको याद है, तो सातों सर्किट से अटैच्ड आपसे कुछ भी सवाल पूछा जाएगा, इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपको पीछे से कोई आपको बता रहा है। चलिए एसी एंड डीसी करंट की बात करेंगे। तो एसी एंड डीसी करंट की बात जो है वो ऐसे है कि अगर करंट की वैल्यू और करंट का डायरेक्शन कॉन्टिन्यूअसली बदलता है और रेगुलर वे में बदलता है तो ये करंट एसी हो जाएगा। और अगर बिल्कुल भी नहीं बदलता है, ना मैग्नीट्यूड बदलता है और न ही डायरेक्शन बदलता है, तो इसको हम डीसी कहते हैं। और अगर ये बदलता तो है लेकिन रेगुलर अंदाज में नहीं बदलता तो ये वेरिएबल डीसी हो जाएगा, वेरिएबल डीसी। तो ये ग्राफ ऐसे आप समझे, अभी आपको आगे इसको खींच के दिखाया भी जाएगा। ये एसी के लिए हो गया, वाई है, एक्स है, ओरिजिन है, इधर को आई है, इधर को टाइम है। और ऐसे ही ये ग्राफ आगे बढ़ जाइए तो इधर की तरफ तो ये वाई एक्स हो गया, ओरिजिन हो गया, ये आई हो गया, ये टाइम हो गया। और ये ग्राफ ऐसे चल रहा है तो ये ग्राफ आपका हो गया डीसी के लिए। कुछ भी नहीं बदल रहा है, ना मैग्नीट्यूड बदल रहा है और न ही डायरेक्शन बदल रहा है। ये रेक्टिफायर का काम होता है, एसी से डीसी में लाने का रेक्टिफायर। और ये इन्वर्टर का काम होता है, ये काम इन्वर्टर का होता है। ये फ्रीक्वेंसी 50 साइकिल पर सेकंड होती है। एक सेकंड में जितने चक्कर पूरे हो जाते हैं उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना। तो उसको यहाँ पे इंडिया में ये 50 साइकिल पर सेकंड है, जबकि ये यूएसए में 60 साइकिल पर सेकंड है। ये सिर्फ 50 और 60 10 का अंतर नहीं है, सारे के सारे अप्लायंसेस के कंटिन्यूटी पे अंतर पड़ता है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी आपका अप्लायंस उतनी ही ज्यादा कंटिन्यूटी शो कर रहा होगा। ये इसका अंतर होता है, ये इसका सिग्निफिकेंस होता है। इक्वेशन एंड ग्राफ की बात जब आपको करनी है तो यहाँ पे देखा जाए इक्वेशन एंड ग्राफ के बारे में। इक्वेशन एंड ग्राफ ऑफ एसी के लिए तो ये बात यहाँ से शुरू होगी कि फाई बराबर हमारे पास था बी डॉट ए, और यही हो गया बी ए कॉस थीटा, यही हो गया बी ए कॉस ओमेगा टी, और डी फाई अपॉन डी टी अगर कर दूं तो ये आ जाएगा माइनस का बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी फ्रॉम ई इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। ई बराबर हो जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। और ये ई की मैक्सिमम वैल्यू, ई नॉट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग ईएमएफ, ये हो जाएगा एन बी ए ओमेगा एट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1। तो ई बराबर हो जाएगा ई जीरो साइन ओमेगा टी। ये हो गया इक्वेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। V बराबर V0 साइन ओमेगा टी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी ऑल्टरनेटिंग करंट। I बराबर I0 साइन ओमेगा टी को लिखा मैंने कुछ इस तरीके से 2 पाई बाई कैपिटल T इंटू स्मॉल टी। 0 हो गया, T बाई 4 हो गया, T बाई 2 हो गया, 3T बाई 4 हो गया, ये T हो गया। ध्यान रहे कुछ और नहीं किया है, साइकिल को 4 बराबर बराबर पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है और पूरी साइकिल होती है 360 डिग्री की। तो ध्यान रहे कि ये जो एंगल बन रहा है ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, ये 360 डिग्री। करंट की वैल्यू निकालोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये I0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस I0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। और अगर हमें यहाँ पे इसका ग्राफ खींचना है तो मैंने अभी अभी आपको ग्राफ इसका दिखाया तो था, लेकिन कैसे आएगा ये हम अब देख पाएंगे।
ये I0 हो गया, ये माइनस I0 हो गया, इधर को समय ले रहे हैं 0t/4, t/2, 3t/4 और t हो गया समय 0 पे करंट की वैल्यू 0, t/4 पे यहाँ पे, t/2 पे यहाँ पे, 3t/4 पे यहाँ पे और t पे ये 0 हो गया। और इनको हमें अगर फ्री हैंड से मिलाना हो तो ये ग्राफ ऐसा आ गया। दिस इज द ग्राफ फॉर एसी। ध्यान रहे। बात अब हमारे पास आती है मीन वैल्यू के लिए। मीन वैल्यू ऑफ एसी के लिए आती है बात। तो ये मीन वैल्यू क्या होता है? कहेंगे मीन वैल्यू निकालना है तो इसके लिए एवरेज निकालना हमको आना चाहिए। और अगर बिल्कुल शुरुआती काइनेमेटिक्स वाले लेक्चर अगर आपको याद हो, वहाँ मैंने कहा था कि अगर चीज़ें वेरिएबल होंगी तो फिर एवरेज वैल्यू सिंपल तरीके से नहीं निकलता, इंटीग्रेशन के मेथड से निकलता है। I बराबर I0 साइन ओमेगा t है। ध्यान से देखें, यहाँ समय लगातार बदलने वाला है, करंट भी लगातार बदलने वाला है। आपके पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं रह जाता कि इंटीग्रल I dt अपॉन इंटीग्रल dt करें। अब एक और बात, अगर यहाँ पे हम इसको पूरी साइकिल में निकालेंगे 0 से कैपिटल T, 0 से कैपिटल T, तो सिंपल बात हमको दिखाई पड़ रही कि ग्राफ ऐसा आया हुआ है। तो जितना पार्ट ऊपर उतना पार्ट नीचे, ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव, नीचे वाला पार्ट नेगेटिव। तो ऊपर x नीचे माइनस x, सम अप करोगे तो ये 0 ही आ जाएगा। इसलिए हम 0 से आधी साइकिल में निकाल रहे हैं, 0 से t/2 और 0 से t/2 में निकाल रहे हैं। ध्यान रहे, जब भी कभी ऐसा होगा तो मीन वैल्यू निकालने का एकमात्र रास्ता आपके पास यही होगा। I0 साइन ओमेगा t dt, 0 से t/2 और नीचे इंटीग्रेट करोगे तो ये t/2 हो ही जाएगा। तो नीचे t/2 लिखोगे, उससे अच्छा है यहाँ पे 2/t का। तो 2I0 अपॉन t हो गया। साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस का कॉस ओमेगा t और अपॉन में ओमेगा, और ये ओमेगा हो गया और ये माइनस का कॉस ओमेगा t हो गया 0 से t/2। ये माइनस का 2I0 और ये ओमेगा बराबर 2 अपॉन t करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। cos 2 इंटू हो गया t/2 माइनस में हो जाएगा cos 0। तो ये cos हो गया जो कि -1 है, cos 0 1 हो गया, ये हो गया ऐसा। और ये आ गया प्लस का 2I0 अपॉन पाई, यानी कि मीन वैल्यू ऑफ एसी ओवर पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है या फिर अपर हाफ साइकिल इज प्लस 2I0 पाई। और अगर यही जो है t/2 से t अगर आप लोगे I dt अपॉन इंटीग्रल dt t/2 से t, तो ये आपने निकाला है लोअर हाफ साइकिल के लिए और ये वैल्यू आपको मिलने वाली है माइनस का 2I0 अपॉन पाई। ये होगा ऐसा। अब हमारे पास टॉपिक रह गया है RMS वैल्यू ऑफ AC निकालने के लिए। RMS वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? कहेंगे RMS वैल्यू निकलेगा, पहले तो ये समझा जाए कि ये किस आधार पे इसको समझा जाता है। कहेंगे करंट के बहुत सारे प्रभाव होते हैं, उसमें से केमिकल इफेक्ट है, हीटिंग इफेक्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट है, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट है। ये हीटिंग इफेक्ट पे इसको डिफाइन किया गया है। कहा जाता है कि अगर हमने DC करंट लिया हुआ है तो DC करंट की वैल्यू हो गई, किसी रेजिस्टेंस में हमने इसको फ्लो कराया, कुछ टाइम तक के फ्लो कराया, कुछ हीट पैदा हो गए। अब हमें यही काम AC से कराना है, उतने ही टाइम में, उतने ही वैल्यू के रेजिस्टेंस में, उतनी ही हीट पैदा करानी है जितनी वैल्यू AC की यूज हो जाएगी ये काम करने में। कहेंगे यही हुआ क्या? RMS वैल्यू। ध्यान रहे, घरों में जो सप्लाई होती है करंट या वोल्टेज 220 वोल्ट, ये RMS वैल्यू होता है। और ख्याल रहे, सारे के सारे मीटर जो होते हैं, अमीटर है, वोल्ट मीटर है, गैल्वेनोमीटर है, ये सब के सब RMS रीडिंग ही देते हैं। और एक बात, RMS वैल्यू का दूसरा नाम मीन
इसका दूसरा नाम वर्चुअल वैल्यू भी होता है, एक और नाम इफेक्टिव वैल्यू भी होता है। तो इसको निकालने का तरीका क्या होगा हम लोग के पास, कहेंगे IRMS को निकालेंगे आप इस तरीके से, आई स्क्वायर बार और ये अंडर रूट, आई स्क्वायर बार और ये अंडर रूट, तो ये आई बार का मतलब हो गया मीन वैल्यू, तो आई मीन स्क्वायर निकालने चले तो ये आई स्क्वायर डी टी, जीरो से कैपिटल टी, जीरो से कैपिटल टी डी टी, यहाँ पे हो जाएगा आई जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी और अपॉन में टी हो गया, ऐसा आ गया। आई जीरो स्क्वायर अपॉन टी हो गया, और यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आपको फिट करनी पड़ेगी, ट्रिग्नोमेट्री फिट करनी पड़ेगी। कॉस 2 ओमेगा टी बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 हो जाएगा। 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 मैंने यहाँ कर लिया, जीरो से कैपिटल टी और ये टी टी कर दिया। आई जीरो स्क्वायर अपॉन 2t कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया तो ये t हो गया, और कॉस का इंटीग्रल हो गया साइन, तो 1 अपॉन 2 ओमेगा और साइन 2 ओमेगा टी, और लिमिट है 0 से कैपिटल टी, तो ये हो गया आई जीरो स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल टी, यहाँ पे लिमिट लगाओगे बच्चों तो ये कैपिटल टी माइनस 0 यानी कि कैपिटल टी हो जाएगा, और ये 1 अपॉन 2 ओमेगा और ये साइन ओमेगा की जगह पे क्या था 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, तो ये 4 पाई अपॉन कैपिटल टी बन रहा है, तो ये 4 पाई हो गया और माइनस में साइन 0 हो गया। अब बात को थोड़ा समझ लेने वाला है, साइन 0 0 होता है, साइन पाई 0 होता है, साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई 0, साइन 4 पाई 0, साइन 5 पाई 6 पाई सब 0। कॉस 0 1 है, कॉस पाई माइनस 1, कॉस 2 पाई फिर से 0 हो गया, फिर 3 पाई, यानी कि इसका जो साइन वाला है ये हर 180 डिग्री पे वैल्यू को पलट के दे रहा है, यानी कि इसकी पीरियोडिसिटी 180 डिग्री है, पाई है, जबकि कॉस की पीरियोडिसिटी 2 पाई है। तो ये साइन 0 भी 0 है, साइन 4 पाई भी 0 है, यानी कि ये पूरा टर्म 0 हो गया, और यहाँ पे बचा कैपिटल टी, तो ये आई जीरो स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, और ये अभी निकला है मीन स्क्वायर वैल्यू। अब हमें यहाँ पे आरएमएस वैल्यू निकालनी है, तो इसका हमें अंडर रूट लेना होगा, तो अंडर रूट तो आपको यहाँ पे भी लेना होगा, ये आई जीरो बाई रूट 2 हो जाएगा। इसी तरीके से वी आर एम एस बराबर वी जीरो अपॉन रूट 2 हो जाएगा। मैंने अभी आप लोगों से कहा था कि जो घर में आपके सप्लाई होता है 220 वोल्ट, वो आरएमएस वैल्यू है, तो वी नॉट पीक वैल्यू हो जाएगा क्या 220 रूट 2 वोल्ट, या ये 311 वोल्ट हो जाता है। दिस इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में पावर के 3 फॉर्मूले बताए थे, वी आई, आई स्क्वायर आर एंड वी स्क्वायर अपॉन आर, और वहाँ पे ये भी मैंने आपसे कहा था कि ध्यान से देख लीजिएगा कि कौन सा पावर, कौन सा एक्सप्रेशन कहाँ पे इस्तेमाल होगा और क्यों होगा। एसी सर्किट में पावर के लिए आएंगे तो इक्वेशन हमने बनाई हुई है, बी बराबर बी जीरो साइन ओमेगा टी, आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस पाई, इसको प्लस पाई भी कर सकते थे, माइनस पाई भी कर सकते थे, उसको भी प्लस पाई या माइनस पाई कर सकते थे। पावर के लिए फॉर्मूला लगाया गया वी आई, यहाँ पे फॉर्मूला रखा, ये वैल्यू रखी गई बी जीरो साइन ओमेगा टी और आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस पाई। इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया तो साइन है कॉस बी माइनस कॉस है साइन बी, पी बराबर वी जीरो आई जीरो साइन ओमेगा टी, जब अंदर गया तो ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस पाई, माइनस जब यहाँ पे ये आगे मल्टीप्लाई हुआ साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो मल्टीप्लाई किया तो ये 2 साइन ए कॉस ए का फॉर्म हो गया, यानी कि साइन 2a का फॉर्म हो गया। तो हाफ साइन 2 ओमेगा टी साइन फाई हो गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को इस फॉर्मूले से मैंने यहाँ पर रिप्लेस करा दिया 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 कॉस फाई, माइनस ये तो वैसा का वैसा ही है। पूरी साइकिल में चाहे साइन हो चाहे कॉस हो, एवरेज वैल्यू पूरे की 0 है। ये बार जो लगा हुआ है बच्चों, ये बता रहा है क्या एवरेज वैल्यू। तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो गया, साइन 2 ओमेगा टी पूरा 0 हो गया, तो पूरा 0 हो गया, इतना पार्ट भी 0 हो गया, तो बचा क्या हाफ कॉस फाई, हाफ वी जीरो आई जीरो कॉस फाई,
इसको मैंने ब्रेक कर लिया V0 बाई रूट 2 I0 बाई रूट 2 cos फाई, और आगे बढ़े तो P बराबर V RMS I RMS cos फाई। ये पावर इन AC सर्किट हो गया, इतना पावर इन DC सर्किट हो गया, ये cos फाई हो गया। cos फाई की वैल्यू आ गई पावर इन AC अपॉन पावर इन DC, और cos फाई को हमने नाम दिया पावर फैक्टर, और ये यूनिट लेस हुआ और डायमेंशन लेस हुआ। अब आप आ जाइए टिप्स पॉइंट्स को सीखने के लिए। बहुत अच्छे से ध्यान से सीखेंगे तो आपको सातों सर्किट बहुत अच्छे से आपको आ जाएंगे। टिप्स पॉइंट्स समझेंगे जरा ध्यान से कि ये कहा गया कि अगर हमसे वोल्टेज और करंट के लिए इक्वेशन के लिए कहा गया है तो ध्यान रहे कि वोल्टेज हमेशा जो है अगर आर है, सिर्फ सर्किट में रेजिस्टेंस है, या सर्किट में रेजिस्टेंस ही नहीं और भी कुछ है, लेकिन सर्किट व्यवहार कर रहा है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरीके से, तो वोल्टेज और करंट जो है उनके बीच में फेज डिफरेंस हो जाएगा जीरो। फेज डिफरेंस जीरो हो जाएगा क्या, जीरो, आर बराबर। इंडक्टिव सर्किट है अगर, तो वोल्टेज लीड कर जाएगा करंट से थ्रू एन एंगल 90 डिग्री ऐसा, और सर्किट में अगर कैपेसिटर है या सर्किट कैपेसिटेटिव सर्किट की तरीके से व्यवहार कर रहा है तो करंट लीड कर जाएगा वोल्टेज से थ्रू एन एंगल 90 डिग्री। अगली बात ये हुआ वोल्टेज एंड करंट के लिए एक टिप पॉइंट। अब अगली बात आपसे करेंगे हम यहाँ पे वोल्टेज एंड वोल्टेज के लिए। वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस है तो उसको आप प्लॉट करोगे हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलाउंग। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस को प्लॉट करोगे अलाउंग वाई एक्सिस। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर को प्लॉट करोगे अलाउंग नेगेटिव वाई एक्सिस। अगली बात सुनो, यहाँ पे अगला जो टिप पॉइंट है वो रेजिस्टेंस के बारे में है। वो गुण, वो क्वालिटी जिससे कि करंट के रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन बना जाता है, अगर ये है तो उसका नाम रेजिस्टेंस है, आर से शो कर रहे हैं। अगर ये ऐसा है तो इसको हम एक्सएल कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। अगर ऐसा लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, तो इसको हम शो करते हैं एक्सी से और कहते हैं कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। और पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस का नाम होता है इम्पीडेंस एंड इट इज शोन बाय जेड। चौथा और आखिरी टिप पॉइंट है ग्राफ खींचने का। अगर 0 डिग्री का फेज है तो ग्राफ हमेशा शुरू होगा ओरिजिन से। पॉजिटिव फेज है तो ग्राफ स्टार्ट होगा पॉजिटिव एम्पलीट्यूड से। नेगेटिव फेज है तो ग्राफ स्टार्ट होगा नेगेटिव एम्पलीट्यूड से। और हाँ, वोल्टेज का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है होती है वो करंट की न्यूमेरिकल वैल्यू से ज्यादा होती है, इसलिए एम्पलीट्यूड वोल्टेज का हमेशा ज्यादा होगा। एक और बात, पावर की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, पावर कैन नेवर बी नेगेटिव। ये बात सोचना भी बिल्कुल ही बेकार की बात है, फुलिशनेस है कि पावर कैन बी नेगेटिव, मिनिमम वैल्यू ऑफ पावर कैन बी 0। तो पावर का ग्राफ जो है वो कभी भी नेगेटिव सेक्शन में नहीं आएगा, ये हमेशा आपको दिखाई पड़ेगा ऊपर वाले ही सेक्शन में। तो ये एक हो गया वोल्टेज एंड करंट के लिए, दूसरा वोल्टेज एंड वोल्टेज के लिए, तीसरा रेजिस्टेंस के लिए, और चौथा जो मैंने आपको बताया क्या, वो ग्राफ के बारे में कि 0 डिग्री फेज है तो ग्राफ ऐसे स्टार्ट कराइए, फाई बराबर 0। यहां से स्टार्ट कराइए पॉजिटिव फाई के लिए, यहां से स्टार्ट कराइए माइनस फेज के लिए। अगर ऐसा है, ये बातें आपको पता है, तो आप ये जो 7 सर्किट हैं इनमें आप कभी भी फंसने वाले नहीं हैं। सर्किट्स हैं, इनमें से 2 सर्किट का मैंने यहाँ पे पूरा थ्योरी दे रखा गया है। ये है ओनली आर। ओनली आर का मतलब सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, सिर्फ रेजिस्टेंस लगा। ये जो सिंबल है, ये सिंबल है एसी का, E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। इक्वेशन के बारे में मैंने आपसे कहा था कि अगर सिर्फ सर्किट में रेजिस्टेंस है या सर्किट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरीके से व्यवहार कर रहा है तो वोल्टेज और करंट के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। इक्वेशन V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। दोनों ग्राफ स्टार्ट होंगे ओरिजिन से और वोल्टेज का एम्पलीट्यूड थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। अगर V अपॉन I पीक वैल्यू अपॉन पीक वैल्यू, RMS वैल्यू अपॉन RMS वैल्यू सब बराबर रहता है तो इसका मतलब है कि ये सर्किट ओमिक सर्किट है। और
ग्राफ इसका ऐसा हो जाएगा। ओनली इंडक्टेंस अगर लगा हुआ है सर्किट में तो अगेन देखिए ये सोर्स है एसी का, E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। ये E बराबर मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था, E बराबर माइनस का L डी आई अपॉन डी टी। इक्वेशन के नाम पे इंडक्टर है तो वोल्टेज लीड कर जाएगा। यहाँ पे ग्राफ भी आप देख सकते हैं कि वोल्टेज लीड कर गया है। और यहाँ पे किरचॉफ लॉ लगाया गया है कि वोल्टेज ड्रॉप बराबर वोल्टेज गेन। ये वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, ये वोल्टेज गेन हुआ है, ये बैठा हुआ है गेन कराने के लिए, ये बैठा हुआ है ड्रॉप कराने के लिए। साइन ओमेगा टी के साथ में डी टी इधर ले आए, E0 को इधर ले आए, अब ये डी आई आ गया। इसका इंटीग्रल किया तो माइनस का कॉस ओमेगा टी, और चूंकि इंटीग्रल कर रहे हैं इसलिए ओमेगा से डिवाइड हो जाएगा। माइनस का L अपॉन E0 आई हो गया। सेपरेट कर लिया जाए तो E0 अपॉन आई बराबर ओमेगा L अपॉन कॉस ओमेगा टी। ये वोल्टेज का टर्म, ये करंट का टर्म, तो ये फिर रेजिस्टेंस का टर्म। और रेजिस्टेंस बोला नहीं जाएगा, बोला जाएगा क्या, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो एक्सएल बराबर ओमेगा एल अपॉन कॉस ओमेगा टी। और ध्यान रहे एक्सएल का फॉर्मूला हमेशा हर किताब पढ़ा जाती है ओमेगा एल, जबकि ये पूरा सच नहीं है। पूरा सच एक्सएल बराबर ओमेगा एल अपॉन कॉस ओमेगा टी होता है। एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस की मिनिमम वैल्यू जो है ओमेगा एल होगी तब, जबकि कॉस ओमेगा टी की वैल्यू 1 होगी। एक्सएल बराबर 2 पाई एफ एल हो गया और एक्सएल प्रोपोर्शनल टू एफ। ये ग्राफ आ गया दोनों के बीच में। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। और डीसी अगर है तो डीसी में कोई फ्रीक्वेंसी होती नहीं है, इसलिए एक्सएल की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि इंडक्टर वहां पे अपना नेचर शो ही नहीं कर रहा है। थर्ड सर्किट है बच्चों, ओनली कैपेसिटर इज इन सर्किट। ये सोर्स हो गया एसी का, V बराबर Q अपॉन C ड्रॉप कराने के लिए। ग्राफ के इक्वेशन देखेंगे कि यहाँ पे कैपेसिटर लगा है तो करंट लीड करने वाला है वोल्टेज से थ्रू एन एंगल 90 डिग्री। ये ग्राफ हो गया। वोल्टेज का ग्राफ स्टार्ट हुआ है ओरिजिन से और इसका एम्पलीट्यूड करंट के एम्पलीट्यूड से थोड़ा सा ज्यादा है। फिर से किरचॉफ लॉ लगेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा वोल्टेज ड्रॉप, ये हो गया वोल्टेज गेन। ये गेन कराने के लिए बैठा है, ये ड्रॉप कराने के लिए बैठा है। और क्लोज सर्किट है तो दोनों का मान, दोनों की वैल्यू आपस में बराबर होनी ही होनी है। तो Q अपॉन C बराबर E0 साइन ओमेगा टी। Q की जगह पे मैंने लिखा आई डी टी बराबर C को इधर भेज दिया, C E0 साइन ओमेगा टी। I बराबर डी टी नीचे जा रहा है, इसका मतलब है कि डिफरेंशिएशन होने जा रहा है। तो D अपॉन डी टी किसका, C E0 साइन ओमेगा टी। डिफरेंशियल कर दिया, C E0 साइन ओमेगा टी का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, ओमेगा से और मल्टीप्लाई होगा। वेरिएबल सेपरेट कर दीजिए, वोल्टेज के साथ में करंट को ले आए, E0 अपॉन आई बराबर सबको एक साथ भेज दीजिए 1 अपॉन ओमेगा C कॉस ओमेगा टी। ये वोल्टेज का टर्म, ये करंट का टर्म, डेफिनेटली ये टर्म हो जाएगा रेजिस्टेंस का। चूंकि कैपेसिटर है इसलिए इसको कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस कहा जाएगा 1 अपॉन ओमेगा C कॉस ओमेगा टी। ये फॉर्मूला हमेशा हर किताब में दिखा के रखा हुआ है, जबकि सच्चाई ये है कि XC भी टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है। कॉस ओमेगा टी की जब वैल्यू होगी मैक्सिमम तो XC की वैल्यू मिनिमम इतनी जरूर होगी, इससे ज्यादा भी हो सकती है। और अगर इसको हम ब्रेक करेंगे, इक्वेशन में लाएंगे तो 2 पाई FC हो जाएगा। XC का रिलेशन F के साथ में इनवर्स हो जाएगा और ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा XC और F में। DC में फ्रीक्वेंसी 0 होती है तो XC इनफाइनाइट हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि कैपेसिटर DC को ब्लॉक कर देता है। अब आप देख सकते हैं दो एलिमेंट के कॉम्बिनेशन का सर्किट, एक आरसी सर्किट आया है, रेजिस्टेंस कैपेसिटर सर्किट। ये रहा आपका सोर्स ऑफ एसी, ये रेजिस्टेंस, एक कैपेसिटर, इनके क्रॉस करने वाला वोल्टेज। अब यहाँ पे वोल्टेज और करंट की इक्वेशन यहाँ से हट जाएगी, क्योंकि ये वही चीज हो जाएगा, क्योंकि ये इसके होने से कोई फर्क पड़ना नहीं, इसके होने से फर्क पड़ना है। क्या फर्क, करंट लीड कर जाएगा वोल्टेज से थ्रू एन एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ पे वोल्टेज और करंट की जो इक्वेशन है और जो इनके ग्राफ है वो बिल्कुल सिमिलर होंगे टू दैट ऑफ द सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर।
इनको जो है प्लॉट किया है वोल्टेज वाला आपको टिप्स पॉइंट बताया था कि वी आर होगा हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलाउंग, वी सी नेगेटिव वाई एक्सिस के अलाउंग। तो ये वेक्टर देख रहे हैं तो v बराबर वी आर आई कैप माइनस वी सी जे कैप। वेक्टर वाले चैप्टर में आई जे के बारे में डिटेल डिस्कशन हमने किया कर रखा है। मॉडुलस निकालेंगे तो अंडर रूट में वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर, ओम्स लॉ लगाएंगे तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर आई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, आई स्क्वायर कॉमन लिया है अंडर रूट से बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पे v अपॉन आई बराबर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स सी की जगह पे 1 अपॉन ओमेगा सी का स्क्वायर। नेट वोल्टेज, नेट करंट, सर्टेनली नेट रेजिस्टेंस दैट इज z अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ट्रायंगल BOA में देखा जाए तो हम यहाँ पे इसका फेज निकालने जा रहे हैं। तो tan फाई बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB अपॉन OA, BC अपॉन VR, आई एक्स सी, बी सी की जगह पे आई इंटू एक्स सी, वी आर की जगह पे आई इंटू आर बराबर एक्स सी अपॉन आर। इसको फिर से हमने जो है ट्रायंगल के फॉर्म में डाला तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया, ये एंगल फाई, ये परपेंडिकुलर ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज आएगा पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, जो कि कुछ और नहीं इस सर्किट का z है। पावर फैक्टर निकालने के लिए कहा गया था, कहेंगे ये cos पाई होता है और ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, cos पाई बराबर r अपॉन z हो जाएगा। पांचवा सर्किट है इस 7 सर्किट की सीरीज में हम लोगों के पास LR सर्किट, इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। इंडक्टेंस L हो गया, रेजिस्टेंस R हो गया, VL VR हो गया, ये सोर्स ऑफ AC हो गया। प्लॉटिंग करी वही अपना, और जो है यहाँ पे वोल्टेज करंट का इक्वेशन और उनके ग्राफ किसके सिमिलर होंगे, R से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडक्टेंस की वजह से होगा। इंडक्टेंस की मौजूदगी में वोल्टेज लीड कर जाएगा करंट से, तो यहाँ पे वोल्टेज और करंट का इक्वेशन और उनके ग्राफ will be similar to that of the circuit containing only inductance। VR और VL के लिए बताया था मैंने आपको, VR will be plotted along positive x axis, VL will be plotted along positive y axis। वेक्टर ट्रीटमेंट दिया गया तो VR I कैप प्लस VL J कैप मॉडुलस निकाल दिया। अंडर रूट में यहाँ पे ओम्स लॉ लगा दिया, VR बराबर IR, VL बराबर IXL। I को नीचे ले आए वोल्टेज के, तो ये हो गया अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर। नेट वोल्टेज अपॉन नेट करंट, सर्टेनली नेट रेजिस्टेंस, नेम, इम्पीडेंस एंड शो करते हैं किससे, Z से। फिर इसी ट्रायंगल में आ रही है BOA में, तो tan फाई निकालने जा रहे हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, VL अपॉन VR, VL की जगह पे I इंटू एक्सएल अपॉन I इंटू आर, एक्सएल अपॉन आर, ओमेगा L अपॉन आर। इस यहाँ पे tan फाई को क्वालिटी फैक्टर कहते हैं, इन शॉर्ट Q फैक्टर भी कहते हैं। इसी ट्रायंगल में tan फाई बराबर ओमेगा L अपॉन आर करके हमने जो है फिर से बार ट्रायंगल बनाया, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन ये बेस हो गया, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर, ये Z हो गया। पावर फैक्टर cos फाई निकाला तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज R अपॉन Z है। एक चीज आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है चोक कॉइल। चोक कॉइल कुछ और नहीं LR सर्किट होता है। ऐसा सर्किट होता है जिसमें L की वैल्यू खूब ज्यादा होती है, XL की वैल्यू R से बहुत ज्यादा, और इसका इस्तेमाल होता है किस काम में, एडिशनल वोल्टेज को ड्रॉप कराने के लिए। एक और बात, चोक कॉइल जो है एडिशनल वोल्टेज को सिर्फ ड्रॉप ही नहीं करता, बल्कि उसके अमाउंट को कम भी कर देता है, इतने फैक्टर से, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एल स्क्वायर से। यानी कि अगर इसकी वैल्यू मान लीजिए कि 1/20 है, और अगर ये ना होता तो आपका 200 वोल्ट अगर जो ड्रॉप हो रहा होता, अब अगर इसकी वैल्यू 1/20 है तो 200 इंटू 1/20 यानी कि सिर्फ 10 वोल्ट ही ड्रॉप होने वाला है। एक और इसका यूटिलाइजेशन समझ लीजिए कि ये जो रेजिस्टेंस जिस तरीके से ड्रॉप करता है, ये उस तरीके से ड्रॉप नहीं करता, रेजिस्टेंस हीट में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि अब आपके हाथ से वो एनर्जी चली गई, लॉस हो गया, ये उसी को अपने अंदर एनर्जी के रूप में स्टोर कर लेता है। इस तरीके से ये एडिशनल वोल्टेज को ड्रॉप करता है। ये इंडक्टेंस हो गया, कैपेसिटर हो गया, और यहाँ पे इंडक्टेंस की मौजूदगी में जो है वोल्टेज लीड कर रहा था करंट से थ्रू एन एंगल 90 डिग्री।
कैपेसिटर की मौजूदगी में करंट लीड कर रहा था वोल्टेज से थ्रू एन एंगल 90 डिग्री, दोनों मौजूद हो गए हैं। अब क्या होगा, एक ऑप्शन आपके सामने आएगा 180 डिग्री, जो कि सही नहीं है। सही आंसर है प्लस माइनस 90 डिग्री, प्लस 90 माइनस 90 यानी कि 180 डिग्री। लेकिन 180 डिग्री बोलते नहीं, क्योंकि ये हमेशा टाइम के साथ में बदलते रहने वाली चीज होती है। यहाँ पे VL हो गया, ये VC हो गया। VL मैंने कहा था प्लॉट होगा अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस, VC प्लॉट होगा अलोंग नेगेटिव y एक्सिस। तो V बराबर VL डिफरेंस VC, जो ज्यादा हो उसमें से छोटा वाला घट जाए। यहाँ पे ओम्स लॉ लगा दिया तो I XL डिफरेंस XC, I को नीचे ले गए, V अपॉन I, ओमेगा L डिफरेंस 1 अपॉन ओमेगा C। ये इम्पीडेंस हो गया Z बराबर। रेजोनेंस जब आएगा तो ये XL और XC आपस में बराबर हो जाएंगे। ओमेगा L बराबर 1 अपॉन ओमेगा C, ओमेगा बराबर 1 अपॉन अंडर रूट LC। कीप इट इन माइंड, दिस इज रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे अगर आप रखते हैं 2 पाई f, तो f की वैल्यू निकल आएगी 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट LC। दिस इज द लीनियर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इन LC सर्किट। ये लास्ट एंड 7th सर्किट ऑफ डिफरेंट एसी सर्किट्स, LCR सर्किट। L लगा है, C लगा है, R लगा। वोल्टेज ड्रॉप VL, VC, VR। ग्राफिकली इनको प्रेजेंट किया गया। VR हमेशा पॉजिटिव x एक्सिस, VL पॉजिटिव y एक्सिस, VC नेगेटिव y एक्सिस। VR हो गया और इनका नेट वोल्टेज आ गया VL माइनस VC इधर को, तो ये भी VL माइनस VC। दिस इज द नेट वोल्टेज। और ये हो जाएगा बराबर, क्या कहेंगे इसको, वेक्टर ट्रीटमेंट दे दिया गया, VR I कैप प्लस VL माइनस VC का J कैप। V बराबर अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ये क्या कहेंगे, मॉडुलस निकाला है। ओम्स लॉ लगा दिया तो I बाहर निकल आएगा, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। Z बराबर V अपॉन I करेंगे तो ये इम्पीडेंस आ जाएगा, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर। और यहीं पे अगर ट्रायंगल BOA में अगर आप tan फाई निकालना चाहें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर सकते हैं, VL माइनस VC अपॉन VR, XL माइनस XC अपॉन R, या ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C अपॉन R। और एट रेजोनेंस Z हो जाएगा मिनिमम वैल्यू और वैल्यू हो जाएगी R, और इस समय करंट हो जाएगा मैक्सिमम E अपॉन R। फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट हो जाएगा 0, और इस समय पावर लॉस हो जाएगा IRMS स्क्वायर इंटू R। ध्यान रहे, प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर किसी भी पावर का लॉस नहीं कर सकते। पावर को लॉस करने के का जो है पूरा हक सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस के पास ही। और इस समय इक्वेशन जो हो जाएंगी, इस समय सर्किट का व्यवहार कैसा, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरीके से। तो V बराबर V0 साइन ओमेगा टी और I बराबर I0 साइन ओमेगा टी हो जाएगा, और Z मिनिमम हो गया। इसका मतलब हो गया कि ये दोनों आपस में बराबर हो गए हैं। ओमेगा L बराबर 1 अपॉन ओमेगा C, ओमेगा बराबर 1 अपॉन अंडर रूट LC, और F बराबर 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट LC। ध्यान देने वाली बात है, ये वही रिजल्ट आया जो कि LC सर्किट में था, यानी कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस। और यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो एक बात और देख सकते हैं, वो ये है कि ये X हो गया, Y हो गया, इम्पीडेंस हो गया, इधर को फ्रीक्वेंसी हो गई, तो ये ग्राफ ऐसा आ गया। यहाँ पे ये Z मिनिमम हो गया है और ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो गया है। यहाँ पे फाई बराबर 0 है, और इसका व्यवहार किस तरीके से है, कहेंगे प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरीके से है। इधर आ जाइए तो फ्रीक्वेंसी कम है, फ्रीक्वेंसी कम है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कम है। फ्रीक्वेंसी कम है तो ओमेगा L कम हो जाएगा, और ये ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा C ज्यादा हो जाएगा। यानी कि व्यवहार कैसा है, कैपेसिटर के सर्किट के तरीके से। यहाँ फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो यहाँ व्यवहार कैसा है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट की तरीके से।
और अगर करंट का ग्राफ अगर आप ड्रॉ करते हो, एक्स हो गया, वाई हो गया, इधर को करंट हो गया, इधर को फ्रीक्वेंसी हो गया, ऐसा ग्राफ आ जाएगा। और यहाँ पे करंट हो जाएगा कैसा, मैक्सिमम। यहाँ करंट हो जाएगा मैक्सिमम और यहाँ पे जेड हो जाएगा मिनिमम। तो इस तरीके से ये हम लोगों की बात बच्चों एसी सर्किट की कंप्लीट होती है। उम्मीद है आप लोग जो है खूब अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अपने इस समय का जो कि आप लोगों को क्या कहा जाए, उसको दैवयोग भी कह सकते हैं। जो लोग पढ़ रहे हैं, घर में तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत फॉर्चुनेट है। और जिनका पढ़ने में मन कम लग रहा है, उनके लिए तो बड़ी अच्छी बात नहीं लग रही है। लेकिन कोशिश करें इन वीडियोस का खूब फ़ायदा उठाएं और खूब मेहनत करें। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।